नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। मैं आपको आरआरबी ग्रुप डी का जो 101 शिफ्ट में पेपर हुआ है उसका मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इनमें से आज जो 27 नवंबर का सेकेंड शिफ्ट है उसको मैं कराने वाला हूँ। फर्स्ट शिफ्ट का मैं ऑलरेडी डाल दिया हूँ और स्पेशल मैंने एक न्यूमेरिकल का वीडियो डाला था, खोज के जो अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल पूछे गए थे वो मैंने आपको कराया था, जो कि मतलब ठीक ठाक लेवल के थे, जो कि आपको आना चाहिए। ऐसे सब क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछ देते हैं ताकि जो स्टूडेंट नहीं बना पाता, ठीक है। तो मैंने उसको कराया उसमें अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। और जो स्टूडेंट अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं साइंस का, तो PYQ जो है, PYQ बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको PYQ करा रहा हूँ, ये करिए। साइंस में आपका अच्छा स्कोर जरूर आएगा। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा, PYQ की रिविजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो भी लेटेस्ट क्वेश्चन पर। तो अभी तो इससे ज़्यादा लेटेस्ट कुछ नहीं हो सकता, तो इसको मैं करा रहा हूँ आपको। अच्छे आपको पता ही है, ऑप्शन भी मैं आपको बहुत एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब सिर्फ आंसर बताना मेरा उद्देश्य नहीं रहता है। सॉल्यूशन कराने का मतलब हुआ कि उसका पूरा डिटेल एनालिसिस करिए अच्छे से, ठीक है। तो वही मैं आपको कर रहा हूँ। तो चैनल पर जो नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैं आपको लगातार ये करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखिए, जो आज मतलब 27 नवंबर का सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है, वो अब क्या है कि जीवों में लैंगिक जनन के संबंध में सही विशेषता का चयन करें। अब देखिए चार अब आंसर भी यहाँ दिया गया, आप इसको मत ध्यान दीजिए, ठीक है ना। आंसर को बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देना है। पहले क्वेश्चन को समझिए। जीवों में लैंगिक जनन के संबंध में सही विशेषता का चयन कीजिए। लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है सर? लैंगिक जनन का मतलब होता है जिसमें कि संतान पैदा करने के लिए कितना जनक चाहिए, तो 2 जनक चाहिए। एक आपका माता चाहिए, एक पिता चाहिए, मतलब 2 जनक चाहिए। वही अगर हम अलैंगिक जनन की बात करेंगे तो उसमें एक ही जनक चाहिए। और लैंगिक जनन में एक ही जनक चाहिए और लैंगिक जनन में 2 जनक चाहिए, ठीक है ना। और लैंगिक जनन में क्या होती है, सबसे ज़्यादा विभिन्नता होती है। मतलब हम अपने माता पिता के बिल्कुल समान दिखते हैं क्या? बिल्कुल समान नहीं दिखते हैं। वही अगर हम बात कर लें अमीबा और पैरामीशियम वगैरह की, तो वो अपने माता पिता के बिल्कुल समान दिखते हैं, क्योंकि उसमें अलैंगिक जनन होता है, उसमें विभिन्नता कम होती है। तो लैंगिक जनन में विभिन्नता ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और विभिन्नता जरूरी क्यों होना है? विभिन्नता जो होना इसलिए जरूरी है क्योंकि लंबे समय तक उसकी प्रजाति जो है बनी रहे, ठीक है। तो खैर इस क्वेश्चन का देखते हैं कि जीवों में लैंगिक जनन के संबंध में सही विशेषता, मतलब लैंगिक जनन के बारे में क्या सही है वो पूछ रहा है। यह जनक के बिल्कुल समान संतति उत्पन्न करता है। अभी जस्ट बोले हैं समान करता है क्या? नहीं। समान किस में होता है? अलैंगिक जनन में समान होता है। यह बड़ी संख्या में संतति उत्पन्न करता है। बड़ी संख्या में, एक बार में थोड़ी ना, एक बार में तो एक ही बच्चा होगा ना। अब अलग बात है कहीं ट्विंस हो जाते लगे, लेकिन ये कह रहा है बड़ी संख्या में, ये तो गलत है। बड़ी संख्या में किस में होते हैं? अलैंगिक जनन में हो सकते हैं। जैसे कि प्लाज्मोडियम जो एक बार में बहुत सारे अपने वो संतति को जन्म दे देते हैं। यह केवल एक जनक का ही DNA संतति में पारित करता नहीं, दोनों जनक के, माता के भी गुण DNA बच्चे में जाएंगे और पिता के भी। तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी देखिए, यह संतति में 2 माता पिता, मतलब कि 2 जनक के DNA को संयुक्त करता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही है। तो देखा हमने, एक क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको थोड़ा सा टॉपिक भी समझा दिया। यही होता है क्वेश्चंस को व्याख्या करना, ठीक है ना। तो 1 नंबर। और लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपने कितना सही किया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, जो स्टूडेंट साइंस का NCERT नोट्स लेना चाहते हैं, तो NCERT नोट्स लेने के लिए आपको जो है, ये देखिए मैं थोड़ा आपको रिव्यू भी दे देता हूँ। ये हमारा साइंस का NCERT नोट्स है, हमने खुद से बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आप ले सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। जब भी आपको कोई चैप्टर रिवीजन करने का मन है तो आप ये रिवीजन कर सकते हैं। ये इसको लेने के लिए आप सिंपल जो है हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। एप्लीकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, या चैनल के अबाउट में भी आपको दिख जाएगा। वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और रजिस्टर लॉगिन करके आप ये पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम साइंस जो है बिल्कुल बेसिक से पढ़ें अच्छे से, तो आप जो है अभी साइंस का क्या चल रहा है, साइंस मजबूत बैच चल रहा है। क्या चल रहा है? साइंस मजबूत बैच चल रहा है। ग्रुप डी एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगा। केमिस्ट्री अभी चल रहा है, ठीक है ना। धीरे धीरे वीडियो उसमें डाल रहे हैं अब हम, तो मतलब वो आप ले सकते हैं अच्छे से। अगर साइंस बिल्कुल एकदम फ्री शांति मन से पढ़ना चाहते हैं तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है ना। वो भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, साइंस मजबूत बैच करके। एक रीजनिंग का ही बैच है, लेकिन रीजनिंग का बैच आप मत लेना जाके, ठीक है ना। तो खैर जो भी स्टूडेंट चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो खैर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये थोड़ा मुझे बताना था, बता दिया मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि मटर का पौधा जो है क्या बोल रहा है, मटर का पौधा अन्य पौधों पर चढ़ने के लिए किस संरचना का उपयोग करता है। देखिए मटर के पौधे आप देखे होंगे, क्या होता है उसमें परतान होता है, मतलब कि परतान के माध्यम से वो क्या करते हैं, इसको टेंड्रिल्स बोलते हैं।
परताउन के माध्यम से क्या करते हैं, वो अन्य पौधों पर चढ़ते हैं। इसको अपने ठेठ भाषा में, अपने गांव की भाषा में लतार बोलते हैं ना, लता इसका फैल रहा है, तो उसी के माध्यम से क्या होता है, मटर के पौधे दूसरे पौधों पर क्या होते हैं, चढ़ते हैं। ठीक है ना। बाकी ये सब चीज़ें क्या आपकी है, अलग है। प्ररोह क्या होता है, प्ररोह क्या होता है, सपोज दैट ये आपका क्या है, मैं ऑप्शन भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ जहाँ जरूरी मुझे लगता है। तो ये पौधा है, ठीक है, ये क्या आपका पौधा है, तो पौधे का क्या है, ये नीचे जड़ है, तो यहाँ से जो कि पौधा जमीन पर रहेगा, जमीन के नीचे वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं जड़ तंत्र। क्या बोलते हैं, जड़ तंत्र, रूट सिस्टम। और जमीन से ऊपर जितना भी है, जमीन से ऊपर क्या होगा, तना होगा, पत्ते होगा, फूल होगा, तो जमीन से नीचे जो है उसको जड़ तंत्र बोलते हैं, और जमीन से ऊपर जो भी भाग है पौधे का उसको प्ररोह तंत्र बोलते हैं, सूट सिस्टम। तो प्ररोह होगा। प्रवाह क्या होता है, रनर, जो मतलब फैल रहा है, ठीक है, पौधे का जो भाग फैल रहा है। और चूसक ये अलग चीज़ है ना, मतलब कीट मकोड़े फूल को चूसते हैं ना, फूल में जो होते हैं आपके देखते होंगे कि मधुमक्खियाँ आती है उसमें ना, वो चीज़ के बारे में पढ़ता हूँ तो मैंने आपको बताया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट की क्रिकेट खिलाड़ी तेज गति से आती गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है। देखिए, आपने भी अगर क्रिकेट खेला होगा तो आपने भी ज़रूर महसूस किया होगा कि जब आप कैच लपकते हैं तो अपने हाथों क्या करते हैं, अपने हाथों को आप जो है पीछे की ओर खींचते हैं। इसका रीज़न क्या है कि आपको खुद पता है कि पीछे की ओर हाथ खींचने से आपके हाथों पर गेंदों का चोट कम लगता है। तो भाई इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है कि देखिए, यहाँ पर अगर हाथ जो आप पीछे खींच रहे हैं, सपोज दैट ये आपका क्या हाथ है, ये आप क्या है, सब ये आपका हाथ है, ठीक, हाथ हम बना देते हैं कैसे, ये हाथ क्या कर रहे हैं, गेंद, ये आपका गेंद इस पर है, ये गेंद जो आ रहा है, इस गेंद का अगर मोमेंटम निकाला तो क्या होगा, P बराबर m गुना v, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो गेंद का कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी है और गेंद का कुछ स्पीड भी, मतलब वेलोसिटी भी है। तो भाई, तो अगर आप सीधे हाथ पर गेंद को ले लेंगे तो आपको चोट लगेगा। यानी कि अगर सही से कॉन्सेप्ट देखा जाए तो चोट जो लग रहा है ना आपको, F बराबर सूत्र क्या होता है, m गुना a, क्या होता है, m गुना a होता है। चोट जो लग रहा है आपके हाथों पर, इसका मतलब क्या है कि गेंद आपको बल लगाया आपके हाथों पर, गेंद क्या किया, आपके हाथों पर बल लगाया। और हाथ अगर आप पीछे नहीं खींचिएगा तो आपको चोट लगेगा। हाथ अगर पीछे खींच लेंगे तो थोड़ा कम चोट लगेगा, चोट फिर भी लगेगा लेकिन कम चोट लगेगा। ऐसा क्या हुआ कि इस हाथ को अगर आप पीछे खींच लिए तो मतलब थोड़ा आप टाइम ले लिए, आप टाइम लिए ना भाई। गेंद आपके हाथ, सपोज आपका हाथ यहाँ था, आप हाथ पीछे नहीं किए थे, ये गेंद आपके सीधे यहाँ पर आ रही थी। वही अगर आपका हाथ यहाँ है, पहले यहाँ था, अब हाथ आपका यहाँ है, तो अब जो गेंद आएगी थोड़ा सा गेंद को ज़्यादा समय लगेगा, तो ज़्यादा समय लगेगा गेंद को, तो बल आपके हाथों पर कम लगेगा, इससे चोट कम लगेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर समय ज़्यादा लग रहा है तो आपका बल जो है कम होगा। यानी यहाँ देखिए, इसका मैं आपको दिखाता हूँ, F बराबर क्या होता है, m गुना a होता है। यानी कि अगर द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, त्वरण ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा। इस यानी कि F हम कह सकते हैं F बराबर a कह सकते हैं, यानी त्वरण ज़्यादा तो बल भी ज़्यादा आपका होगा। तो एक हम ये लिख सकते हैं क्या, F बराबर एक हम लिख सकते हैं b माइनस u बटे टी, इतना लिख सकते हैं ना। तो यहाँ देखिए आप F और T में रिलेशन देखिए क्या है, ये आपका जो है व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह, मतलब T समय अगर बढ़ेगा तो बल कम लगेगा। इसीलिए जब हम अपने हाथ को पीछे खींचे, मतलब टाइम बढ़ा दिए, हम टाइम बढ़ा दिए, तो जो गेंद आ रही है उसका वेग जो है क्या होगा, थोड़ा सा जल्दी शून्य हो जाएगा। मतलब कि कह सकते हैं कि आपका बल जो है गेंद का आपके हाथों पर कम लगेगा। सिंपल सी बात है, समझ पाए बात को। यानी कि समय बढ़ा तो बल आपका कम लगेगा, सिंपल सी बात है, ये कॉन्सेप्ट है। इसीलिए हम अपने हाथ को क्या करते हैं, पीछे की ओर खींचते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसका आंसर आपका हो जाएगा संगठन का समय यानी टोटल समय बढ़ाने के लिए, वही बात है, समय बढ़ाने के लिए हाथों पर लगने वाला बल कम हो जाए। तो अपने हाथों के पीछे क्यों खींचते हैं कि जो संगठन का समय बढ़ाने के लिए हाथों पर लगने वाला बल कम हो जाए। ठीक है। बाकी गेंद का त्वरण बढ़ाएंगे तो भाई बल तो और ज़्यादा लगेगा। देखे ना, F बराबर क्या था, m a था, अगर a बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा, तो त्वरण बढ़ा देंगे तो बल ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो और चोट लगेगा हाथ में। गेंद का संवेग नहीं कम करना हमको, उसका मतलब पूरा वेलोसिटी ही कम कर देना, ठीक है ना। और गेंद पर कार्यरत बल को बढ़ाने के लिए बल अगर बढ़ा देंगे तो और चोट लगेगा। तो ऑप्शन ए सटीक हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप कह रहा है कि जंतुओं में संयोजी ऊतक में वसा कोशिकाएं लोब्यूल्स में व्यवस्थित होती है जो डैश के विभाजन द्वारा पृथक होती है। आपको पता है कि वसा कोशिका जो है वो कहाँ होती है, त्वचा के नीचे होती है, आपकी जो है एकदम ट्यूब्स जैसी होती है ना। वसा कोशिका वसा के पुंजों जैसी होती है, वसा कोशिका होती है ना, मैंने आपको टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ाया है।
देखिए होता क्या है कि वसा जो कोशिका होती है किसकी बनी होती है, ये आपके एडिपोसाइट कोशिका से बनी होती है। वसा ऊतक कौन कोशिका से बनी होती है, एडिपोसाइट कोशिका से बनी होती है। तो होती क्या है कि जो वसा ऊतक होती है एडिपोसाइट की बहुत सारी क्या होती है, इसमें छोटी छोटी शाखाएं होती है। इसी शाखाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, लोब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लोब्यूल्स कहते हैं। तो वसा कोशिका जो लोब्यूल्स में व्यवस्थित होती हैं, तो इनको जो अलग करता है, सेपरेट करने का जो काम करता है ना, SEPARAT, सेपरेट का स्पेलिंग लगता है गलत है, कोई बात नहीं, अलग करने का जो कार्य करता है वो करता है हमारा रेशा करता है। कौन करता है, रेशा। और वो रेशा कौन कौन से हैं, एक तो आपके कोलेजन रेशा है और एक आपके इलास्टिन रेशा है, जो कि आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। कोलेजन रेशा की बात करें तो ये जो है वसा ऊतकों को मजबूती प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। वही अगर इलास्टिन रेशा की बात करें तो नाम ही इसका इलास्टिन, मतलब कि लचीला प्रदान करता है, लचीलापन, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा कि लोब्यूल्स में व्यवस्थित जो होता है उसको अलग कौन करता है, विभाजन किसके द्वारा विभाजन होता है, तो कोलेजन और इलास्टिन तत्वों के द्वारा, ठीक है ना। आंसर ये हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग नहीं है, यानी कि अल्ट्रासाउंड का उपयोग यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा, विच वन इज नॉट अ यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड आपको पता है ना, अल्ट्रासाउंड का यूज हम क्यों करते हैं, हम इसका उपयोग मेडिकल क्षेत्र में करते हैं, शिशु का पता करने के लिए, कोई अंग है हृदय को देखने के लिए, किडनी को देखने के लिए, आंतरिक अंग को देखने के लिए, है ना। कोई मशीनों में अगर कोई किसी पार्ट में दरार है तो उसको हम देखने के लिए सब यूज करते हैं, ठीक है ना। वस्तुओं की साफ सफाई में भी यूज करते हैं, मशीनों की साफ सफाई में भी यूज करते हैं, है ना। तो कौन सा यूज नहीं है, नियमित श्रवण परीक्षण में इसका यूज हम नहीं करते हैं। धातु ब्लॉकों में दरारों का पता लगाने के लिए कहीं कहीं टूटा फूटा मशीन में उसका यूज करते हैं, बिल्कुल सही बात है। वस्तुओं की सफाई में भी यूज करते हैं, मेडिकल इमेजिंग में भी यूज करते हैं। तो कौन सा यूज नहीं करते हैं, तो श्रवण में यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातुओं का संचारण एक ऐसी प्रक्रिया है, संचारण आपको पता है ना, कोराइजन। संचारण अब क्या होगा है, कोराइजन, ठीक है ना, जिसको हम एक तरह से बोले तो जंग लगने वाला बात यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना। तो संचारण क्या होता है कि धातुओं को जब खुली हवा में छोड़ देते हैं तो अम्ल और आर्द्र नमी की संपर्क में आने से उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। इसी प्रक्रिया को संचारण कोरिजन कहते हैं। तो धातुओं का संचारण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, एकदम पूरा इसको साफ कर देते हैं। धातु अपना रंग अस्थायी रूप से बदल लेता है, नहीं, खाली रंग नहीं बदलता है, और भी मतलब सही कारण नहीं बता रही है। धातुएं पर्यावरणीय कारकों के साथ, पर्यावरण कारक क्या हो गए, वही नमी आर्द्रता हवा हो गया आपका, के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना लेगा, या तो सल्फाइड बना लेगा, या तो कार्बोनेट में रूपांतरित हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सटीक ये बोल रहा है, ठीक है ना। तो यही आपका क्या होगा, संचारित हो जाएगा धातु। बाकी ये सब जो है नहीं होगा, धातु निम्न ताप, ये सब बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं उसको, बेतु का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा वंशागति के संबंध में मेंडल के निष्कर्ष को सही रूप से दर्शाता है। देखिए आपको पता है कि मेंडल ने क्या दिए हैं, वंशागति के नियम दिए हैं। मेंडल ने क्या दिया, वंशागति के 3 नियम दिए है ना। तीनों एक बार रिकॉल करें क्या। पहला आपका कौन सा है, पहला बात करें मेंडल के वंशागति कौन सा नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम। दूसरा क्या है, लॉ ऑफ उसके बाद मैं तो भूल ही जाता हूँ, सेपरेट्स ऑफ गैमेट ऐसे कुछ है ना, सेग्रीगेशन आई थिंक, हाँ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। स्पेलिंग गलत हो सकता है लेकिन इसको हिंदी में बोलेंगे पृथक्करण का नियम। और तीसरा आपका क्या होता है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तीसरा का इंग्लिश में भूल गया, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यही 3 नियम जो है मेंडल ने दिए थे। ये दोनों जो नियम है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, ये दोनों एक संकर क्रॉस पर आधारित है, एक संकर क्रॉस यानी कि मोनोहाइब्रिड। और जो लास्ट प्लस स्वतंत्र अपव्यूहन है, ये आपका द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। इतना आपको ध्यान रखना। तो जो चीज़ें मैंने बताया आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मेंडल ने 3 नियम दिए थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन करा, उसको देखते हैं। एक्स्ट्रा बातें तो हमने जान ली है भाई कि कौन सा सही है ना। तो देखिए, प्रत्येक विशेषक 3 जीनों द्वारा नियंत्रित। नहीं भाई, आपने कभी देखा है कि 3 जनक हो गए, 3 जनक कभी देखा आपने, नहीं देखा है। प्रत्येक विशेषक एक गुणसूत्र द्वारा, नहीं, एक गुणसूत्र कैसे, 2 गुणसूत्र, एक माता एक पिता का, दोनों का आना चाहिए।
प्रत्येक विशेषक दो कारकों द्वारा नियंत्रित। बिल्कुल सही है। कारक का मतलब यहाँ पर हो गया जीन, है ना, जो किसी लक्षण को निर्धारित करता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा गैस पर दाब बढ़ाने का परिणाम है? देखिए भाई, गैस का वाष्पन, गतिज ऊर्जा में वृद्धि, अंतःकरण स्थान में वृद्धि, अंतःकरण स्थान में कमी। देखिए, गैस है, गैस पर हम क्या कर रहे हैं, दाब दे रहे हैं, तो क्या होगा? आपको पता है कि जो गैस होते हैं उसके कण क्या होते हैं, एक तो इधर घूम रहे हैं, एक अगर घूम रहा है दिल्ली में, तो एक घूम रहा है मुंबई में, और तीसरा घूम रहा है अहमदाबाद में। इस तरह से जो है गैसों के कणों की स्थिति अहमदाबाद, और चौथे की बात करें तो हमारे पटना में घूम रहा है वो। तो इस तरह से गैसों के कणों की स्थिति, मतलब कि यार वो समझो आवारा जैसे घूमते रहते हैं। दोस्ती मतलब पक्की नहीं है इन लोग की, जड़ें मजबूत नहीं है इनकी गैसों की। तो अब अगर चाहो इनको क्या करो, तो अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा क्या है, गैप बहुत ज़्यादा है। अगर देखो इस कणों के बीच, इस कणों के बीच गैप बहुत ज़्यादा है कि नहीं, कहाँ दिल्ली, कहाँ अहमदाबाद, कहाँ मुंबई, कहाँ पटना, तो बहुत ज़्यादा गैप है। तो अगर इनको सभी को दबाएंगे, हम प्रेस करेंगे, दबाएंगे, बहुत प्रेशर का दाब देंगे, तो भाई ये सब जो क्या आएंगे, ये सब पास पास ही तो आएंगे ना, ये सब तो पास पास ही आएंगे ना जब इनको दबाएंगे। तो पास पास आएंगे, इसका मतलब क्या है कि इनके बीच जो गैप था, अंतः स्थान था, उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। तो सिंपल सी बात है भाई, अंतः स्थान में कमी आएगी। बाकी ये सब वृद्धि तो कभी नहीं होगा। वृद्धि कब होगा, जब हम इसको ताप, अगर यहाँ रहता है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस पर ताप बढ़ाने का परिणाम है, तब तो और मतलब कि अंतः स्थान में और ज़्यादा वृद्धि हो जाता है। तब पता चले ये दिल्ली में कण था और ये लंदन भाग जाता, ये पटना में था ये दुबई भाग जाता, तो और दूरी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से गतिज ऊर्जा में भी, हाँ, कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो सकता था। अब वो ऑप्शन जब अगर ऐसा देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ताप, गैस पर ताप बढ़ाने का परिणाम है, तब उसके 2-3 आंसर हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन कैसा दे रहा है उस पर डिपेंड करता है। मैंने आपको बता दिया, वाष्पन कभी नहीं होगा भाई। ठीक है, चलिए। एक वस्तु को, क्वेश्चन है, एक वस्तु को 78.4 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, भूतल मतलब जमीन तक पहुंचने में उनके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, जी का मान इतना लेना है। तो भाई कोई वस्तु, ये पत्थर हमारा है, इसको क्या किया जाता है, जमीन से ऊपर से गिराया जाता है जमीन पर, ये सब उधर हमारा जमीन है, ठीक है ना। तो भाई ये ऊपर से गिर रहा है, तो मतलब ये गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष गिर रहा है, उसके अधीन गिर रहा है, तो जी का मान वैल्यू पॉजिटिव ही है, मतलब पॉजिटिव ही रहेगा, और वैल्यू भी, आंसर भी पॉजिटिव आएगा। तो समय बोल रहा है कितना समय लगेगा, तो भाई सिंपल आप सूत्र लगा दो, S बराबर UT प्लस हाफ AT²। एस का मतलब डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर है वो, 78.4, तो 78.4। अब देखो U क्या, प्रारंभिक वेग, जब वस्तु को छोड़ रहे होंगे विरामावस्था में होगा, तो प्रारंभिक वेग 0। अब 0 गुना T करेंगे तो 0 ही हो जाएगा ना, तो इसको हटाई दो। अब प्लस 1/2 गुना A का मतलब यहाँ पर हम क्या लेंगे, G लेंगे, क्यों, ग्रेविटी के मतलब गुरुत्व त्वरण यहाँ पर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण गति हो रहा है। तो G का वैल्यू कितना दिया, ये दिया है 9.8 अगुना T तो हमारा पूछ ही रहा है, तो 78.4 अगर इधर देखें तो क्या हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो कितना बार में जाएगा, ये 4.9 बार में जाएगा, ठीक है ना, 4.9 बार में जाएगा ये। तो 4.9 से अब इधर क्या बचा, T²। तो अब इसको अगर कटा दोगे तो ये लगभग आपका कट जाएगा 16 बार में, अब बराबर T²। तो T को जब इधर करोगे तो T का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4, इनके 4 सेकंड आ जाएगा आंसर, ठीक है ना, 4 सेकंड, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि फसलों के लिए जल उपलब्धता में वृद्धि हेतु सिंचाई की नई पहल का हिस्सा है? कौन सी विधि फसलों के लिए जल उपलब्धता में वृद्धि हेतु सिंचाई की नई पहल का हिस्सा है? तो देखिए, कौन सी विधि फसलों के लिए जल उपलब्धता में, जल उपलब्धता मतलब जल भी हमें उपलब्ध कराना है, वृद्धि हेतु सिंचाई की नई पहल का हिस्सा है। वर्षा जल संचयन और जल ग्रहण प्रबंधन, खाद और रासायनिक छिड़काव। देखिए यहाँ जल उपलब्धता मतलब जल भी आपको उपलब्ध कराना है, ठीक है ना, सिंचाई तो करना ही है। और खाद, और खाद से हमारा जल का क्या मतलब भाई है, ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये तो बी ऑप्शन एक से ही खत्म हो जाएगा। ड्रिप सिंचाई और फसल चक्रण, देखिए ड्रिप सिंचाई होता है, ड्रिप मतलब बूंद बूंद से, मतलब कि पौधों में बूंद ऐसे, मतलब एक खेतों में ऐसे पाइप लंबा बैठा दिया जाता है और इससे जो है मतलब डायरेक्ट एक मतलब एक अलग ऐसा कुछ बना दिया जाता है स्ट्रक्चर जैसा, कि वो सीधे पानी बिल्कुल बर्बाद ना हो, जाकर पौधों में ही गिरे पानी वो। तो भाई इससे तो पानी का बचाव हो रहा है, पानी बर्बादी नहीं हो रहा है, पानी का बचाव हो रहा है। लेकिन अगर जल उपलब्ध, एक्स्ट्रा जल तो नहीं हो रहा है ना, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ठीक है ना।
क्या है ये, स्प्रिंकलर सिंचाई और जुताई, इससे भी आपका जल बचाव होता है, लेकिन जो है आपका क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा जल नहीं मिल रहा। तो एक्स्ट्रा जल हमारा क्या, वर्षा जल को हम जमा करके उसका अच्छे से जल ग्रहण कर सकते हैं ना। जल ग्रहण प्रबंधन मतलब कि फालतू पानी हम वेस्ट ना करें, जितना पानी का यूज है उतना ही पानी को, जब पौधों को जब पानी दें उसको बहाव ना, मतलब बहे ना पानी, अच्छे से उसका प्रबंधन करना पड़ेगा। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। करेक्ट, यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। आपको पता है कि प्रतिरोध जो है वो क्या होता है, चालक की तार लंबाई के समानुपाती होता है और उसकी व्युत्क्रम मतलब कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रम होता है, ये होता है। तो अगर इसको हम ऐसे करें तो पूरा समीकरण से क्या होगा, आर बराबर एल बटा ए होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। तो पूछ रहा है कि क्या बोल रहे हैं, तार की लंबाई दोगुनी कर दिया, मतलब आर बराबर तार की लंबाई दोगुनी मतलब 2L हो गया, बट अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा कर दिया, मतलब ए इसका आधा कर दो 2, तो भाई ये तो ऊपर चला जाएगा, इसको निकालेंगे आर बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर 2L पहले से है, अब बट ये 2 को उधर फेंक दो तो ऊपर 2 चला जाएगा और नीचे हो जाएगा ए। तो बताओ आर बराबर क्या हो गया, 2 दूनी 4 L बटा ए। तो L बटा ए क्या हो गया, आर ही हो गया ना, तो ये 4 गुना हो जाएगा, मूल का 4 गुना। तो देख लो किस ऑप्शन में है, बी नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा के उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण का सर्वोत्तम उदाहरण है। देखिए करें कि रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में बदलना। तो देखो भाई, विद्युत से चलने वाली मोटर, जो मोटर चलती है वो क्या होता है, वो तो आपका किस में परिवर्तन हो रहा है ऊर्जा का, तो मोटर जो चल रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है, ये तो होगा नहीं। सौर कुकर से भोजन गर्म करना, ये भी नहीं होगा आपका। बैटरी द्वारा बल्ब जलना, ये भी नहीं होगा आपका, क्योंकि इसमें आपका रासायनिक से कुछ मतलब कि नहीं निकल रहा है। ठीक है ना, लकड़ी का जलना, देखिए लकड़ी में क्या हो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लकड़ी में क्या हो जाएगा आपका कि लकड़ी में क्या बोलते हैं, लकड़ी में आपका रासायनिक ऊर्जा होता है। अब बोलो कि लकड़ी में रासायनिक ऊर्जा कहाँ से आ गया, देखिए क्या होता है कि जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो आपका जो है भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है ना, तो चूँकि अब प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं तो बहुत सारे ग्लूकोज बनेंगे, तो बहुत सारे ग्लूकोज बने, सारा ग्लूकोज यूज नहीं हो जाता, कुछ देर के बाद वो ग्लूकोज आपका जो है आपका अलग अलग मतलब कि बहुलक के रूप में मतलब बनते हैं। जैसे कि ग्लूकोज आपका जो है, बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर आपका सेलुलोज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, सेलुलोज। सेलुलोज आपको पता है ना, जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ग्लूकोज के से जो सेलुलोज बनता है तो इसमें क्या होता है कि केमिकल एनर्जी स्टोर हो जाता है। एक्चुअली जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं ऊर्जा जो बनता है उसी समय एनर्जी स्टोर हो जाता है। अब ये सेलुलोज क्या बनते हैं, आगे चल के लकड़ी वगैरह बनेंगे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रासायनिक ऊर्जा इसमें स्टोर रहते हैं। ठीक है, तो अब जब इसको जलाएंगे लकड़ी को, तो लकड़ी को जब जलाएंगे तो क्या निकलेगा, उसमें ऊर्जा निकलेगा ना भाई, इसलिए बोल रहा हूँ कि लकड़ी क्या हो जाएगा, लकड़ी में जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा रूपांतरण होता है लकड़ी से। ठीक है, कह रहा है कि AR 1840 ये का एक युग्म है। तो देखो भाई, परमाणु नीचे वाला परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन द्रव्यमान संख्या एक है, तो इस तरह को संभारिक बोलते हैं। समस्थानिक बाकी आपको पता ही है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है ना, तो इसलिए इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं। कह रहा है एक पौधे को उखाड़ कर धूप में छोड़ दिया गया, कुछ घंटों बाद पौधा मुरझाया हुआ और कमज़ोर दिख रहा है, इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है। जाइलम के माध्यम से भोजन, भाई जाइलम के माध्यम से भोजन कब होने लगा है, तो गलत हो गया। जाइलम के माध्यम से जल चालन प्रारंभ हो गया। जब जाइलम के माध्यम से जल चालन प्रारंभ हो गया तो पौधा क्यों मुरझाएगा, तो गलत हो गया भाई। फ्लोएम के माध्यम से भोजन स्थानांतरण प्रारंभ हो गया। जब फ्लोएम के माध्यम से भोजन स्थानांतरण प्रारंभ भी हो गया तो पौधा क्यों मुरझाएगा, ये गलत हो गया। जाइलम के माध्यम से जल चालन का अवरुद्ध हो जाना, ये सही बात है कि भाई जाइलम के माध्यम से जल चालन क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया। ठीक है, तो ये सटीक ऑप्शन है क्वेश्चन के अनुसार, ऑप्शन डी हो जाएगा। कार्बन का वह विशिष्ट लक्षण क्या है जो इसके अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिकों के निर्माण का कारण बनता है। देखो भाई, कार्बन इसलिए इतना अपना यौगिक बना पाता है क्योंकि कार्बन का आकार छोटा है और कार्बन क्या करता है, इसमें श्रृंखलन का यानी कि कैटेनेशन का गुण पाया जाता है, टेट्रावैलेंसी का गुण पाया जाता है। इसी दोनों के कारण जो है यानी कि श्रृंखलन और चतुसंयुगता के कारण कार्बन बहुत सारे यौगिक बना पाता है। समझ रहे हैं ना बात को।
तो ये आपका रीजन है, ठीक है ना। ये मैं आपको अभी अभी यही हमारे साइंस मजबूत बच्चों में अभी यही चैप्टर चल रहा है आपका, कार्बन एंड इट्स यौगिक। बहुत डिटेल में मैं उसमें करा रहा हूँ, आईपीएससी नेम वगैरह, आइसोमेरिज्म में क्या होता है, समावयव होता है, ठीक है। तो खैर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी नंबर में दोनों है। अयस्क से गैंग को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं, अयस्क मतलब कि वही अशुद्धियाँ, और अयस्क के किन गुणों के बीच अंतर पर आधारित है। केवल भौतिक नहीं भाई, रासायनिक या भौतिक दोनों। देखो होता क्या है कि अयस्क में अशुद्धियाँ, अयस्क में जो अशुद्धियाँ होती है, असंख्य मतलब इम्प्योरिटी, अयस्क में जो इम्प्योरिटी होती है, अशुद्धियाँ जिसको गैंग कहते हैं, उसको हटाने का, अब चूंकि गैंग अगर हमारा जो अशुद्धियाँ हैं अगर वो भौतिक तरह से हो जा रहा है तो भौतिक तरह से निकाल लेंगे, रासायनिक तरीके से हो जा रहा है तो रासायनिक तरह से निकालेंगे। जैसे सपोज अगर हमको जो है, अगर हम बात करें कि जैसे बात करें कि हम जो है सपोज दैट मान लेते हैं कि ले लेते हैं मैग्नीशियम ले लें, चलो लोहा ले लेते हैं, लोहा नहीं कुछ और ले लेते हैं, मैग्नीशियम ही चलो ले लेते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम से हमें क्या निकालना है, ऑक्सीजन निकालना है, सपोज दैट मान लेते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूँ। मतलब मैग्नीशियम MgO है, ठीक है। MgO से हमें क्या निकालना है, O को हटा देना है, Mg को निकालना है, ठीक है ना। तो सपोज दैट इसमें मान लेते हैं कि MgO में जो है ना, अभी ऐसे मान लो कि MgO में O है ही नहीं, सिर्फ Mg है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ हैं, अशुद्धियाँ देखो भौतिक भी हो सकता है, रासायनिक भी हो सकता है। मतलब भौतिक तरह से भी निकालने वाला यूज हो सकता है, रासायनिक तरह से भी निकालने वाला यूज हो सकता है। तो मान लो कि Mg में क्या है, थोड़ा सा कंकर पत्थर पड़ गए या चुंबक के कुछ मतलब लोहे का कुछ कण जो इसमें सटा हुआ है, तो फिर भी इससे शुद्ध धातु नहीं हुआ ना, हमको प्योर Mg निकालना है। तो यहाँ पर हम चुंबक से नहीं निकाल सकते क्या, Mg में जो छोटे छोटे कण हैं, Mg में जो छोटे छोटे कण सपोज जो गंदगियाँ हैं जो कि चुंबक के द्वारा निकल सकते हैं, तो भाई उसको चुंबक से सटा के उसको बाहर कर देंगे, Mg अपना प्योर निकल जाएगा। तो ये भौतिक हो गया, ये क्या हो गया आपका, भौतिक हो गया। सपोज जरा हाथ से भी कुछ हम निकालने वाला तरीका हो कि चलो भाई जिंक है, जिंक को हमें निकालना है, जिंक में कुछ जो है इसे गंदी उंदी मिट्टी उट्टी पड़ गई है, उसको हम क्या करेंगे, प्योर जिंक निकालने के लिए हाथ से मिट्टी वगैरह को, कंकर वगैरह हटा देंगे, तो ये भौतिक विधि हो गया। तो भौतिक विधि से भी हम जो है अशुद्धियों को हटा सकते हैं, रासायनिक विधि से भी हटा सकते हैं। सपोज दैट जैसे कि हम क्या करते हैं, निस्तापन करते हैं ना, भर्जन करते हैं, निस्तापन भर्जन करते हैं। निस्तापन में क्या करते हैं, कार्बोनेट अयस्क जो होते हैं उसको निकालते हैं, और भर्जन में क्या करते हैं तो ऑक्साइड अयस्क उसको निकालते हैं अपचयन करा के कार्बन से। तो हम दोनों कर सकते हैं, इसीलिए मैंने बोला कि भौतिक रासायनिक दोनों, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ धातु सोडियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया के बीच क्या समानता है। देखो भाई होता क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक के साथ कह रहा है कि HCl, क्या बोल रहा है ये, कह रहा है कि HCl, दूसरा पेन ले लेते हैं, चलो क्या ले ले, लाल ले ले, लाल ठीक है। कह रहा है कि HCl का धातु सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट के बीच क्या रिलेशन है। तो समानता क्या है, देखो समानता इसका यह है कि NaCl दोनों में बनता है, करके दिखा देते हैं। जैसे HCl आपका ये ले लीजिए, ठीक है ना। HCl के साथ अगर हम पहले धातु सोडियम बाई कार्बोनेट करते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं Na धातु सोडियम हाँ Na2CO3 ले लेते हैं, ठीक है ना। जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ इसमें क्या बनेगा आपका, ये Na आपका Cl से बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, और प्लस में आपका क्या बनेगा, जल बनेगा, और प्लस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये बनता है। सेम आपका ये भी मतलब अगर यहाँ पर हम यहाँ पर क्या लिए थे, धातु कार्बोनेट लिए थे, अब लेते हैं सोडियम बाई मतलब धातु बाई कार्बोनेट लेते हैं, तो NaHCO3 ले लेते हैं। तो ये आपका धातु हो गया, ये H मतलब बाई हो गया है ना, H को बाई बोलते हैं, CO3 कार्बोनेट। तो अब फिर भी यहाँ पर जो NaCl से रिएक्शन करेगा और फिर भी यहाँ भी H2O बनेगा और यहाँ भी CO2 बनेगा। तो सब में अगर देखा जाए तो तीनों चीज़ कॉमन दिख रहा है, ये भी तीनों इसमें बन रहा है। मतलब जब HCl को धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कराएंगे फिर भी वही प्रोडक्ट बनेगा, जब HCl को धातु बाई कार्बोनेट से अभिक्रिया कराएंगे तो भी वही बनेगा। तो NaCl देख लो भाई, हमें तो इसमें NaCl ही दिख रहा है, कॉमन है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बनता है, तो ये सही है। बाकी हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनता है, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं। गैस कौन सा निकलता है, गैस अभी देखा हमने CO2 गैस निकलता है, और H2O जल बनता है, और NaCl आपका ये बनता है, ठीक है। तो ये तीनों आप ध्यान रखिएगा प्रोडक्ट। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थ के मापीय गुण और उसकी SI इकाई के संदर्भ में सम्मिलित है।
आयतन का घन सेंटीमीटर, आयतन का घन सेंटीमीटर नहीं होता है। दाब का पास्कल होता है, ये नहीं होगा। तापमान का केल्विन होता है, ये नहीं होगा। घनत्व का मात्रक जो है, घनत्व डेंसिटी क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन होता है ना। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यू, यही तो होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा? केजी मीटर क्यू आंसर हो जाएगा, यानी कि किलोग्राम घन मीटर हो जाएगा। तो वही जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, चलिए। एक भारी लकड़ी के गुटके को किसी खुरदरे पर फर्श पर धकेला जाता है तो लगाया गया बल धीरे धीरे बढ़ाया जाता है तो क्या होगा? देखिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। अब देखिए इस क्वेश्चन को जरा, एक मिनट। एक भारी जो है लकड़ी का गुटका है, ठीक है ना, मैं टुकड़ा है, किसी खुरदरे फर्श पर धकेला जाता है, लगाया गया बल धीरे धीरे बढ़ाया। मतलब पहले जो है सपोज दैट ये आपका क्या है, लकड़ी गुटका है और ये खुरदरा फर्श है, खुरदरा फर्श आपका है, ठीक है ना। शुरुआत में तो क्या है, बिल्कुल इसको रख दिया गया, फिर धीरे धीरे इसको फोर्स लगाया गया। तो धीरे धीरे जब फोर्स लगाया गया तो ये क्या होगा, धीरे धीरे थोड़ा सा आगे ये खिसकेगा, खिसकेगा ना। तो यहाँ पर मतलब प्रोसेस दिया जा रहा है कि वो प्रोसेस क्या क्या कहलाएगा। इसको थोड़ा हटाते हैं, देखिए जरा, यहाँ पर दिया गया है पहले तो ब्लॉक हिलता नहीं है, मतलब जो अब चूंकि जब ब्लॉक यहाँ पर रखा गया है तो ये तो बिल्कुल हिलेगा नहीं, चुपचाप रखा हुआ है, रखा हुआ है ना। तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा, फोर्स बैलेंस है, फोर्स क्या आपका बैलेंस रहेगा। अगर आप ऑप्शन 1 को देखो तो फोर्स क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि हिल ही नहीं रहा है, बिल्कुल ब्लॉक के हिल ही नहीं रहा, मतलब जितना इस पर बाह्य बल लग रहा है उतना ही घर्षण बल लग रहा है, यानी कि नेट बल जीरो, नेट बल जीरो मतलब बैलेंस फोर्स। ठीक है। दूसरा देखिए, फिर एक निश्चित बल द्वारा, फिर एक डेफिनेट फोर्स लगाया गया इसमें, ब्लॉक फिसलना शुरू करता है। अब जब ब्लॉक फिसलना शुरू कर दिया तब क्या हो गया, जब फिसल गया ये मतलब आगे बढ़ गया, तब बोल देंगे यहाँ पर क्या हो गया, असंतुलित बल लग गया। क्योंकि असंतुलित बल ही किसी वस्तु के गति के कारण बनता है। मैंने बहुत बारी चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ एमसीक्यू में, थ्योरी में भी, ठीक है। और फिर बोल रहा है जब ब्लॉक फिसल रहा होता है तो वह स्थिर वेग से चलता। अच्छा, मतलब पहली बार क्या हुआ, पहली बार तो ये बिल्कुल हिला नहीं, मतलब नेट बल जीरो हो गया, है ना, यानी कि नेट बल जीरो मतलब संतुलित बल। दूसरी बार क्या हुआ कि हिलना शुरू कर दिया, मतलब आगे बढ़ना शुरू कर दिया, मतलब अब नेट बल जीरो नहीं होगा, मतलब जो लगने वाला जो बाह्य बल, जिस बाह्य बल से हम धकेल रहे हैं वो ज़्यादा है किससे, घर्षण बल से। समझ रहे ना बात को। तो जब घर्षण बल से ज़्यादा है तो वस्तु हिलेगा, यानी कि असंतुलित बल। ठीक है, संतुलित बल चरण हो गया, चरण 2 असंतुलित हो गया। तीसरा क्या कर रहा है कि जब ब्लॉक फिसल रहा है, मतलब जब आगे बढ़ रहा है तो वो एक नियत वेग से आगे बढ़ रहा है, नियत वेग से आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जो है लगने वाला जो घर्षण बल है वो भी क्या होगा, मतलब ये बताया जा रहा है ऐसा इसमें कि लगने वाला, ये चूंकि बोल रहा है कि लगने वाला जो घर्षण बल है वही बराबर है और जो बाह्य बल लगा रहा है वही बराबर है। तो भाई यहाँ फिर भी नेट बल जीरो हो गया, यानी कि वो संतुलित, यानी कि पहला चरण संतुलित, दूसरा असंतुलित, तीसरा भी असंतुलित। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए क्वेश्चन को? चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आपका कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। देखिए, अभिसारी का मतलब क्या होता है, अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या होता है, इकट्ठा करना होता है। तो और अपसारी बोल देगा तो अपसारी का मतलब क्या होता है, किरणों को फैलाना। अपसारी मतलब फैलाना, ठीक है बात को। तो वही देखते हैं। तो अभिसारी का मतलब क्या, इकट्ठा करना। यह समांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। बिल्कुल सही बात है। सपोज दैट, मान लीजिए कि कोई समांतर किरण आ रही है ना, ये इस तरह समांतर किरण ये आ रही है, मतलब समांतर को छोड़ो, कोई भी ऐसे आएगी, ये किरण आ इधर, ये किरण इधर से आ गई, ये किरण इधर से आ गई, सभी जो है एक बिंदु पर क्या होगी, इकट्ठा हो जाएगी। ये सारी किरणें जितने भी आ रही है सभी क्या एक किरणों पर इकट्ठा हो जाएगी, है ना, चाहे समांतर भी आए। तो इसीलिए अभिसारी इसको बोला जा रहा है, ठीक ना। चलिए, सौंद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को, क्वेश्चन नंबर 21 है, निर्जलीकारक माना जाता है क्योंकि यह निम्नलिखित में से डैश से जल को हटाता है। किससे जल को हटाता है? देखिए, जो आपका निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है कि जो किसी यौगिक से जल को बाहर कर दे उसे निर्जलीकरण कहते हैं। जैसे कि सबसे जो मजबूत, जो स्ट्रॉन्ग जो आपका डिहाइड्रेट, इंग्लिश मुझे गलत हो जाता है, सबसे स्ट्रॉन्ग जो आपका निर्जलीकारक होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, हाँ इसको बोलेंगे, चलो कोई बात नहीं, हिंदी में बोल देता हूँ। निर्जलीकारक जो होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग निर्जलीकारक होता है वो H2SO4 का माना जाता है। हालांकि और भी अगर हाई लेवल पर जाएंगे तो पेंटा P2O5 भी आपका इससे भी ज़्यादा क्या होता है, मतलब कि मजबूत
निर्जली कारक होता है, यानी कि किसी भी यौगिक से तुरंत वो जल को बाहर कर देगा, ठीक है ना। लेकिन H2SO4 अभी देखिए ये बहुत उच्च लेवल का हो गया, लेकिन इसको आप ध्यान रखिए जनरली में, ठीक है ना। तो H2SO4 क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब मजबूत निर्जली कारक है। किसी भी यौगिक से अभिक्रिया करेगा तो ये जल को बाहर कर देगा, ठीक है ना। बस डिपेंड करता है वो यौगिक कैसा है। जैसे अगर प्रोपेन से अभिक्रिया करेगा तो प्रोपेन में भाई देखो प्रोपेन क्या सूत्र होता है, C3H8। अब इसको अगर H2SO4 से अभिक्रिया कराएंगे तो भाई इसमें तो देखो अगर किसी यौगिक से जल बाहर कर रहा है तो उसके पास जल होना भी तो चाहिए। C3H8 के पास आपको जल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो कैसे बाहर करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH अब प्लस इसके साथ अगर सौंद्र H2SO4 मिलेगा तो भाई यहाँ पर तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है, तो जल बनने का मतलब जल को बाहर करना यहाँ कम संभावना है, क्योंकि ये बेस हो गया और ये क्षार हो गया, दोनों ही क्या स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है, यहाँ पर मतलब नहीं कह सकते हैं ना, तो ये भी आपका नहीं होगा। और अमोनिया गैस सूत्र क्या होता है, NH3 होता है, तो इसमें भी ऑक्सीजन नहीं है तो ये भी आपका बनेगा नहीं, क्योंकि ये भी NH3 क्या है, एक तरह से क्षारीय प्रकृति का होता है, यहाँ पर भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। लास्ट होता है आपका ग्लूकोज सूत्र क्या होता है, C2H, एक मिनट, ग्लूकोज सूत्र क्या होता है, C6H12O6, हाँ ग्लूकोज सूत्र होता है C6H12O6। अब इसमें देखो हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, तो इससे क्या करता है, जब H2SO4 मिलता है तो इससे क्या करता है कि कार्बन को बेचारा इसको अलग कर देता है और जल को बाहर निकाल देता है। बाकी ये बैलेंस करना, ठीक है ना, तो ग्लूकोज के साथ ये जल को बाहर कर देगा, है ना। चलिए, एक कोश के जीव का समान आनुवंशिक सामग्री वाले दो बराबर संतति कोशिकाओं में विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। देखो एक कोश के जीव कह रहा है, ठीक है ना, और समान आनुवंशिक सामग्री वाले दो बराबर संतति में, तो भाई ये तो सिंपल है ना, ये तो आपका क्या हो जाएगा, द्विखंडन हो जाएगा, यानी कि एक कोशिका से दो कोशिका बन रहा है, सिंपल ये बोल रहा है आपका, तो ये तो कुछ बात ही नहीं करना, बाइनरी विखंडन है ना। किसमें होता है, अमीबा में होगा, यूग्लिना पैरामीशियम ये सब में होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस जीव में कोशिका भित्ति का स्थान क्या होता है, मतलब कोशिका भित्ति क्या होता है आपको पता है। सबसे पहले बात की कोशिका भित्ति सेल वॉल, ये किस में होगा, जहाँ देखना जंतु कोशिका की बात कर रहा है वहाँ तुरंत गलती मार देना। देखो ये क्या है कि ये जंतु कोशिका, इसको हटा, जंतु कोशिका में होता ही नहीं है तो क्यों बात करें। ऑप्शन ए में भी जंतु कोशिका, इसको बात ही नहीं करना, ऑप्शन सी या बी में होगा। अब देखो पादप कोशिका में क्या होता है, सब पादप कोशिका थोड़ा सा चौकोर टाइप का इस तरह का मंचल होता है कुछ, है ना। तो कोई भी कोशिका हो उसके ऊपर कोशिका झिल्ली पहले होगी, है ना, और कोशिका झिल्ली के ऊपर होता है कोशिका भित्ति। तो किसी पादप कोशिका प्लाज्मा झिल्ली ठीक अंदर नहीं, प्लाज्मा झिल्ली कोई कोशिका झिल्ली बोलता है, ये आपका प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली बोल दो, इसके अंदर थोड़ी होता है, इसके बाहर ना है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी, किसके पादप कोशिका में, प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर, ऑप्शन सी करेक्ट। निम्नलिखित में से किस कारक में वृद्धि से चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। देखिए बता देता हूँ कि चालक का तापमान बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, चालक की लंबाई बढ़ाने से भी चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध घट जाता है। देखिए R समानुपाती L होता है, मतलब लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। R जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है 1, ये मतलब क्या, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अगर इसको बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। यहाँ पूछ क्या रहा है कि किस कारक में वृद्धि से चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, तो तापमान बढ़ाएंगे तब भी चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई बढ़ाएंगे तब भी बढ़ेगा, तो 1 और 2 फैक्टर है, ऑप्शन डी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका है, न्यू कार्डिजन साइन कन्वेंशन के अनुसार, यानी वो जो नई आपकी कार्तीय चिन्ह परिपाटी है, यदि प्रकाश, ये इसका बात कर रहा है ना, इसका बात कर रहा है, ये इसका बात कर रहा है, ठीक है। ये आपका वाई एक्स वाई डैश एक्स एक्स डैश इसका बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ऊपर है तो प्लस होगा, नीचे होगा तो माइनस होगा, समझ, ये तो आपको पता है। तो नई कार्टेशियन प्लान के अनुसार यदि प्रकाश की किरण वस्तु से लेंस तक जाती है, लेंस ही थोड़ा मैं बना देता हूँ, ठीक है ना। सपोज दैट ये हमने बना दिया, ये उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस बना दिया हमने, ठीक है ना। कह रहा है कि ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड हो गया और ये हो गया राइट साइड। आप बताओ कि वस्तु को आप किधर रखते हो, तो वस्तु सर हमेशा लेफ्ट साइड रहता है। तो पढ़ते हैं आगे। तो वस्तु हमेशा इस प्रकार रखी जाती है कि प्रकाश लेंस पर दाईं ओर से पड़े। भाई प्रकाश लेंस पर दाईं ओर से कैसे पड़ेगा जब वस्तु हमारे लेफ्ट साइड है, ये तो ऐसे गलत हो गया। वस्तु लेंस के बाईं ओर, बिल्कुल सही बात है, वस्तु लेंस के बाईं ओर, बस काम ही खत्म, आगे पढ़ना ही नहीं है। तो ये 25 क्वेश्चन हमने किया, आपको कैसा लगा जरूर हमें बताइए, ठीक है ना।
और बाकी ये PDF लेना चाहते हैं तो गगन प्रताप सर का टेलीग्राम से आप ले सकते हैं ना, क्योंकि हमने वहीं से इसको उपलब्ध कराया है, आपको सोल्यूशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो भाई कमेंट जरूर करना अपना, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।